एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लर्न एंड इम्प्लीमेंट मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, अर्थात उसे कैसे हल करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे। यहाँ पर इस प्रश्न में हमारे पास कुल 3 प्रश्न दिए हुए हैं। मैं सिर्फ एक प्रश्न ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बाकी के 2 आप हल करेंगे। आप हल करेंगे तो आप सीखेंगे। मैं तो सिर्फ समझा पा रहा हूँ, आपको तो सीखना होगा, है ना? तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम। पूर्णांक कौन कौन है? 510 और 92। पूर्णांकों का क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। और क्या करना है? इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। वेरीफाई करना है कि जो 2 संख्याएं दी हुई हैं, 2 पूर्णांक दिए हुए हैं, उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल किसके बराबर है? 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। शुरू करें। देखिए, किसी भी 2 संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए आपके पास कितनी विधि है? थोड़ा याद कीजिए। 2 विधि है। कौन कौन विधि है? पहली विधि है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसके द्वारा हम लोग 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। नहीं, प्रश्नावली 1.1 में किया था कि नहीं किया था? किया था। दूसरा क्या है? अभाज्य गुणनखंडन के द्वारा, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पर, क्योंकि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही कहता है कि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है अगर उसके क्रम को छोड़ दिया जाए। तो हम किसी संख्या को जब अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, तब वहां पर हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हैं, है ना? तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को प्रयोग में लाने के लिए यह आवश्यक है कि हम किसी संख्या का क्या करें? अभाज्य गुणनखंडन करें। और उसके लिए हम लोग अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन में हो जाएगा। तो पहली संख्या क्या है? 510। इसके इकाई के स्थान पे क्या? 0, 0। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 2 या 4 या 6 या 8 हो, तो वह संख्या क्या होती है? 2 से विभाजित होती है। यह 2 की विभाज्यता का नियम भी है। इससे आप लोग अगर दिमाग में बैठा लेंगे तो आसानी से समझ लेंगे कि हाँ, कोई भी संख्या 2 से विभाजित है, होगी या नहीं होगी। तो हम लोगों ने 2 से भाग दिया, विभाजित किया, भाग दिया, 255 आया। इसके इकाई के स्थान पे क्या? 5। अब हम लोग 5 की विभाज्यता का नियम सीखेंगे। 5 की विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 0 अथवा 5 हो, 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। यही है 5 का विभाज्यता का नियम। तो 5 से हम लोगों ने इसको भाग दिया तो कितना गया? 51 आ गया। अब देखिए यहां पर क्या है? 51। 51 में 5 जोड़ 1 कितना भाई? 5 जोड़ 1 कितना? 6। और 6 को 3 से भाग दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? दे सकते हैं।
इसीलिए यह 51 यह संख्या 3 से विभाजित है। यहाँ पर कौन सा नियम चल रहा है? 3 की विभाज्यता का नियम। 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। यहाँ ध्यान रखना, 3 से विभाजित होने के लिए सबसे पहले उस संख्या में जितने भी अंक हैं उन सभी अंकों का योग करते हैं, और अगर योग 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है, चाहे वो जितनी भी बड़ी संख्या हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है? 3 की विभाज्यता का नियम है। तो हम लोग यहाँ पर 5 जोड़े किए, 6 आ गया, 6 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 3 से विभाजित हो गया, 17 आ गया, 17 प्राप्त हो गया। अब ये 17 क्या है भाई? फिर से अभाज्य संख्या है, इसलिए आगे बढ़ेंगे क्या? नहीं, रुक गए। तो 510 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × 5 × 17। इसको किस क्रम में सजा लिया? आरोही क्रम में। यहाँ पर था 2 × 5 × 3 × 17 भी लिख सकते थे, लेकिन आरोही क्रम में जब सजा के लिखेंगे तो 2 × 3 × 5 × 17 मिला। इसी तरीके से फिर क्या कर रहे हैं? 92 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या किया? 2 से भाग दिया, 46 हो गया, फिर 2 से 46 को भाग दिया, 23 आ गया। 23 क्या है? अभाज्य संख्या है, इसलिए आगे की प्रक्रिया नहीं होगी, रुक जाएगी। अगर करेंगे भी तो 23 से भाग देंगे, 1 आ जाएगा, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर 2 की विभाज्यता का नियम फिर से हम नहीं बता रहे हैं, आप लगा करके ही हल करेंगे, ठीक है ना। तो 92 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए 92 को क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 23, और 2 × 2 में तो क्या हो गया? 2 का स्क्वायर × 23। स्पष्ट है? अब देखिए, अब आते हैं यहां पर किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों पॉजिटिव इंटीजर्स a तथा b के लिए HCF क्या होता है? संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। संख्याओं के, यहाँ पर संख्याओं के है, मतलब कौन कौन सी संख्या? 510 और 92। इन संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन है? 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 का स्क्वायर है। तो इसका क्या? सबसे छोटी घात। तो छोटी घात, यहाँ घात कितना है? 2⁴ है, यहाँ 2⁴2 है। घात क्या हो गया? यहाँ 1 है और यहाँ घात 2 है। कौन सा छोटा हो गया? 1 हो गया, इसीलिए इसका HCF क्या हो गया? 2 हो गया। समझ आ रहा है? इसी को कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि 2 और 2 दोनों में कॉमन है, इसीलिए क्या हो गया भाई? 2 हो गया। और हम इसके आधार पे आपको बता रहे हैं। डायरेक्ट भी बता सकते हैं 2 और 2, यहाँ इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन, यही 2 कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, इसीलिए 2 और 2 कॉमन है, इसलिए एक बार कॉमन है, इसलिए यहाँ पे 2 हो गया से। अब LCM क्या है? LCM क्या कहता है? संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, है ना। तो संख्याओं में संबद्ध, देखिए संख्याओं कौन कौन सा है? 510 और 92 में संबद्ध। ये देखिए अभाज्य गुणनखंड जो संबद्ध अभाज्य गुणनखंड ये हैं 2 × 3 × 5 × 17 और यहाँ 2² × 23। तो उसमें कॉमन, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और सभी जितने भी संबद्ध है अभाज्य गुणनखंड सबका सबसे बड़ी घात यहाँ लिख लेना है। तो सबसे बड़ी घात यहाँ 2² हो गया, तो इसीलिए 2²। फिर क्या? 3 × 3 × 5 × 17 × 23 क्या हो गया? 5 या 15, 15 × 4 60 हो गया, गुना 17 गुना 23। हम चाहते तो एक बार गुना करके लिख सकते थे। तो
लेकिन हमने इस तरीके से लिखा ताकि आप समझ सकें, आप कर सकें। देखिए 5 तिया 15, 15 चौ 60, ये 60 हो गया, गुना 17 गुना 23, 17 छका 2 तल से 102, तो 1020 हो गया, गुना 23 हो गया, और 23 से गुना किया, 23 दूनी 46 यहाँ हो गया, तो 4 बच गया हाथ में, 23 गुना 0, 0 जोड़ 4, 4 हो गया, और 23 गुना 1 जोड़ 23 हो गया, इसीलिए 23,400, और यहाँ पे 0 अंत में था, 0 रख दिया, 23,460 प्राप्त हो गया। हो गया ना, एलसीएम निकल गया। तो हम लोग अब एचसीएफ भी निकाल लिए और एलसीएम भी निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल, कौन कौन सी संख्या, 510 और 92, इसका गुणनफल क्या हो गया, गुना कर दिया, 46,920 हो गया। आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है ये हमने यहाँ पे रफ कर लिया। यहीं पे मैं कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आप भी कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं कर सकते परीक्षाओं में, इसलिए अभ्यास भी वैसा ही होना चाहिए जैसा मुझे करना है, जो फेस करना है वैसा ही अभ्यास भी होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे गुना किया, आपके सामने बगल में यहाँ पे गुना किया है। इसका गुना तो ऐसे ही पहाड़ा के आधार पर कर लिया। तो ये कितना हो गया, 46,920 हो गया, दिख रहा ना 46,920। अब क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ज्ञात किया। एचसीएफ कितना, 2, एलसीएम कितना, 23,460, इसीलिए क्या हो गया, 2 गुना 23,460 बराबर क्या हो गया, 46,920। ये दोनों बराबर है, देखो ये दोनों 46,920 यहाँ भी, 46,920 यहाँ भी, दोनों बराबर है। इसीलिए क्या हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम हो गया, वेरीफाई हो गया ना। हाँ, इससे हमें एक सूत्र प्राप्त होता है। वो सूत्र क्या किया, यहां पर मैंने लिखा है, देखो भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, ये देख लो यहां पे, ये क्या, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम उन दो संख्याओं के गुणनफल बटा उसके एचसीएफ के होता है। मतलब अगर किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ प्राप्त है तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ, ये सूत्र लगा देंगे और इसका प्रयोग हम लोग आगे आने वाले प्रश्न में करेंगे। कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है? और इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। इसको इसलिए लिखा है ताकि आप इसको बार बार समझ सकें। यही चीज़ है एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये तीसरा वाला पॉइंट वही है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए इंटू बी। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। क्या यह तीन संख्याओं के लिए सही है? मतलब यदि तीन संख्याओं का एचसीएफ निकालें और तीन संख्याओं का एलसीएम निकालें तो क्या यह गुणनफल तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा? नहीं होगा। इसका एक अलग सूत्र है।